हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम पढ़ेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। और इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो, यहाँ से आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपकी नीट हो, जेई हो, बोर्ड्स हो, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में भी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे SN1 मैकेनिज्म। तो चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्लास +1 में जो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, सबसे पहले वो हम बेसिक जो है अपना कर लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने की काफी लंबी जर्नी होती है। तो आओ इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएक्टेंट हमारे पास दो चीजें कंटेन करके रखता है। एक आपके पास होता है सबस्ट्रेट और दूसरे आपके पास होता है अटैकिंग रिएजेंट। देखो, सबस्ट्रेट आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास चैप्टर है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया हमारा जो +1 का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हो गया हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अगले चैप्टर हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। और लास्ट चैप्टर हमारे पास है अमीन्स NH2। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। अब इस पे क्या होगा, रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट में जो दूसरी चीज होगी वो होगी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट जो है या तो फिर होगा न्यूक्लियोफाइल या आपके पास होगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो जिस तरह का इस पे चार्ज होगा उस तरह का या तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा। अब जब इनका अटैक होगा तो या तो रिएक्शन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट से होती हुई या फिर रिएक्शन जाएगी आपकी इंटरमीडिएट स्टेट से होती हुई। देखो, या तो ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा या फिर इंटरमीडिएट से जाएगा। अब इंटरमीडिएट बीच में क्या बनेगा, या तो बनता है कार्बोकेटाइन या फिर बनता है कार्बेनाइन या फिर बनता है कार्बन फ्री रेडिकल या फिर हमारे पास क्या बन रहा होता है, कार्बीन बनता है। तो ये हमारे पास होता हुआ फिर जाके आपके पास प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अटैकिंग रीजेंट के बारे में, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल है या जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है, मैं सारे यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कितने डिफरेंट तरह के हैं, जो कि आपका आगे का बेस जो है वो स्ट्रांग बन जाए। तो चलिए न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमारे पास दो तरह के हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या फिर इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपके पास आता है इलेक्ट्रो और दूसरा आपके पास होता है फिलिक या फिर फाइल। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का क्या मतलब होता है, लविंग। तो अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लविंग होती है तो आज के बाद उसको क्या बोलेंगे, आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अच्छा, दूसरी भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी तो हम इसको बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है, इलेक्ट्रॉन लविंग है या इलेक्ट्रॉन पे एफिनिटी रखती है, तो तभी रखेंगे ना एफिनिटी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को भी आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। तो आओ इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ए रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द रिएक्टिव साइड। अगर बेटा कार्बन की साइड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसको आज के बाद क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। अच्छा, दूसरी यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी है, एनी स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी चीज बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो बेटा सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर उसके पास क्या होगा, या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज थोड़ी करेगा उसको अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप इसको सुनेंगे। देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब है, आपकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कितने होने चाहिए, इधर होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 से कम है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर यहाँ बाकी में 8 से कम है तो ये भी सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो आओ सबसे पहले चेक करते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आपको काम आएंगे। सबसे पहले हमारा वेरी फेमस आपके पास H+ आयन। दूसरा आपके पास है बेटा SO3 पॉजिटिव और यहाँ पे H, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा।
यहाँ पे क्या है NO पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बेटा NO2 पॉजिटिव है। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास हेलोजन, हेलोजन पे भी क्या आ जाता है कई बार पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट इज योर कार्बन के ऊपर जैसे CH3 के ऊपर पॉजिटिव, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा आपके पास है ये RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट किया है। और लास्ट इज योर वेरी 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 फेमस रिएक्शन दैट इज योर डाइएजोनियम सॉल्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन लिया और यहाँ पे N2 पॉजिटिव किया, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है जो कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनते हैं, और जहां पे बनेंगे वहां पे मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ BF3। देखो बोरोन के पास आपके पास क्या है, मैं एक आपको बता देता हूँ बड़ा करके, और बाकी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो बोरोन के पास क्या है बेटा 2s2 और आपके पास 2p1 है, ठीक है। तो p ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन कैसे होगा, यहाँ पे तो एक ही अनपेयर है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, और ये आपके पास होती है ग्राउंड स्टेट, और बाकी दूसरी आपके पास क्या बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 एंड 3, तो ये होगी आपके पास एक्साइटेड स्टेट। अब देखो आपके पास क्या हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, हमारे पास 3 फ्लोरीन है तो उन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा BF3। लेकिन अगर आप ध्यान दो यहाँ पे इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे है एम्प्टी ऑर्बिटल, तो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ऐसे रहेगा। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे BF3 है, कोई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, कोई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बस ये डायरेक्ट याद करने हैं। तो इसमें ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। सिमिलरली बेटा BF3 में है, AlCl3 में भी है, ZnCl2 में भी है, FeCl3 में भी है, SnCl2 में भी है, और कार्बीन में भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मेरी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या होता है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे कोई ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होता ही है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने BF3 में बताया ये फुली फिल थे, लेकिन ये आपके पास क्या था एम्प्टी ऑर्बिटल, इसीलिए आप इनको क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो कंक्लूजन में आपको बस ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल वो सारी चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अब ये बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और ये नेगेटिव सॉरी न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अच्छा पॉजिटिव किस वजह से होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन इनका बॉन्ड टूट के फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अगला जो हमारे पास आ रहा है दैट इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या फिर इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी और आगे के सारे चैप्टर्स में भी। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखना बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक आपके पास न्यूक्लियो और दूसरा फाइल या फिर फिलिक, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे न्यूक्लियो और फाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और फाइल का क्या मतलब होता है लविंग या फिर एफिनिटी जो रखता है। अब देखो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी कौन रखेगा, जो खुद नेगेटिव है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं बेटा, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब इधर इसको रीड करते हैं जरा, ए रिएक्टेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइड। जैसे मान लो कार्बन है बेटा, कार्बन की चेन है, इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा उसको आज के बाद आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो उसको हमने क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास क्या आती है, एनी स्पीशीज विच शेयर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, अब इस पे अगर देखो जैसे O नेगेटिव है, अगर इसने इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है तो इसको आज के बाद क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो उसको आज के बाद क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो एनी स्पीशीज विच शेयर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स में बी नेगेटिवली चार्ज आयन और पोजेसिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से, कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब ये बेटा दो तरह के होते हैं, या तो ये आपके पास होंगे न्यूट्रल स्पीशीज या फिर आपके पास होंगे एनायनिक स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज है। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ OH नेगेटिव, लेकिन दूसरा आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब है, जिनके पास या तो लोन पेयर हो या फिर जिनके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो। आओ चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
देखो सबसे पहला हमारे पास जो एग्जांपल है वो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। देखो ये तो शरेआम बोल रहे हैं ना कि हम पे नेगेटिव चार्ज है और हम उस पर अटैक कर देंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि हम न्यूक्लियोफाइल है। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, देखो RO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है CN नेगेटिव, हेलोजन पे X नेगेटिव, और बेटा यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया कार्बेनाइन बोलते हैं ना इसको। दूसरा आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट आपके पास है जैसे NH3 से क्या बनता है बेटा, NH3 का एक हाइड्रोजन गया तो क्या बन जाएगा NH2 नेगेटिव बनेगा ना, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है जैसे OH होता है इसको क्या बोलते हैं ओल, वैसे ही SH नेगेटिव को क्या बोलते हैं थायोल। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे भी SH के पास में भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो योर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो होता है ऑल लुईस बेस विच कंटेन लोन पेयर। तो बेटा जिसके पास में भी लोन पेयर होगा वो भी किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो यहाँ पे भी दो दो लोन पेयर है। दूसरा आपके पास क्या है एल्कोहल RO और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है लोन पेयर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईथर्स, तो ईथर में क्या है बेटा R2 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, जैसे वाटर है वैसे ही आपके पास ये भी है। अब नेक्स्ट आपके पास है अमीन, अमीन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया सॉरी, यहाँ पे NH3 है तो यहाँ पे ये डोनेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसका एक हाइड्रोजन कार्बन से रिप्लेस हो जाता है तो ये क्या बन जाता है अमीन बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा RNH2 और दूसरा क्या है ये टर्शियरी अमीन, नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो इनके पास लोन पेयर थे। तो ये किस तरह के थे, ये थे न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे दो बातों का आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है एल्कीन है। अब आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी कि ये वाला जो होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वो एक वीक बॉन्ड होता है, और ये एकदम से क्या करता है, ये एकदम से डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो या तो ये इधर को शिफ्ट होता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और इस साइड से ये अटैक करता है। ठीक है बेटा, तो एक साइड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी शिफ्ट हो जाती है और फिर अटैक करने के लिए रेडी रहती है। और सिमिलरली आपके पास क्या आता है एल्काइन आता है, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है वीक पाई बॉन्ड होता है, तो ये भी एक जगह को शिफ्ट होके एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं। तो ये थे आपके पास न्यूट्रल लोन पे। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके पास तीन तरह के रिएजेंट। सबसे पहले आपके पास आता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आप कहाँ पे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन में ही पढ़ेंगे, और कहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Mg है और यहाँ पे X है। अब देखो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसीलिए ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास हो गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4। देखो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला आपने, क्योंकि ये दोनों क्या रिलीज करते हैं H नेगेटिव आयन। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्राइड डोनर, इसको बोलते हैं हाइड्राइड डोनर। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए H प्लस क्या होता है, H प्लस होता है प्रोटॉन, लेकिन H नेगेटिव क्या होता है, ये होता है हाइड्राइड। तो ये दोनों से हाइड्राइड निकलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड डोनर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे टूटता है, ये कार्बन नेगेटिव और MgBr, और यहाँ पे इधर से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है H नेगेटिव निकलता है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है पाई डोनर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। आपके पास क्या है एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग भी आपका क्या होता है काफी अच्छा डोनर ग्रुप होता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है आपके पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अब अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पे हमारे पास आएंगे दो न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमारे पास आएगा KCN और दूसरा हमारे पास आएगा AgCN। तो कभी ये कार्बन से अटैक करेगा और कभी ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा। तो उस तरह के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल चेक करना। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। समझ में आएगी बात। लेकिन एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जैसे कि मेरे पास CN है। अब यहाँ पे क्या है कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन से डोनेशन हो रहा है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ पे अगर मान लो कार्बन का जो है कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल में दो डोनर साइट होती है तो उस तरह के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने एक तो आपको बता दिया CN नेगेटिव के बारे में, क्योंकि कार्बन से करेगा तो ये भी पॉसिबल है, और अगर नाइट्रोजन से करेगा तो ये भी पॉसिबल है। यहां से कौन सा ग्रुप बनेगा साइनो, और यहां से कौन सा ग्रुप बनेगा आइसोसाइनो। दूसरा आपके पास जो यहाँ पे एग्जांपल है वो है नाइट्रो कंपाउंड का। तो यहाँ पे है ON डबल बॉन्ड O,
अब देखो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये ऑक्सीजन से डोनर करता है तो ओ एन, और यहाँ पे ओ आ जाएगा यहाँ से, तो ये भी डोनर है। लेकिन बेटा याद करो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन भी तो डोनेट कर सकता है। ये कब करेगा? जब आपका ऑक्सीजन का कोवलेंट बॉन्ड किसी और के साथ में बना है। लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्री है तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो ये जल्दी से अटैक करेगा। लेकिन अगर ये बिजी है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो यहाँ पे भी दो डोनर साइट है कि नहीं, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, इसीलिए इनको भी आपने क्या बोला, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो चलो उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और विच हैव टू और मोर एटम बियरिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी न्यूक्लियोफाइल के पास में एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, जैसे कार्बन होगा, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड्स में आ जाती है, तो आप इसको पढ़ के रखेंगे। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की और उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो ये क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हेलो एल्केन के बारे में। देखो हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन में कार्बन है और यहाँ पे हेलोजन का बॉन्ड बना है, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन है। अब देखो हेलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ होती है, हेलोजन की तरफ को। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हेलोजन जो होता है इनका जो है वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड को है। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रही होती है। तो बेटा जब ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करती है तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर पहले भी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ही है। तो इस पे क्या करता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके जो है वो अटैक करता है, क्यों, क्योंकि कार्बन पे क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल तो करेगा नहीं, क्योंकि ये भी गरीब और ये भी गरीब। तो इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वो इस पे अटैक करेगा। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होते हुए दिख रहे होंगे। अब देखो जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है सीबीएसई 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हर साल यहाँ पे से क्वेश्चन आया है, और वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई में। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द सी एक्स बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन इज पोलर। तो मैंने आपको बता दिया सी एक्स बॉन्ड जो है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो एक पोलर होता है, विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हेलोजन। तो एक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एक पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरी ये क्या बोल रहा है, एनी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन हेलाइड आयन कैन अटैक टू कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है जो हेलोजन से स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ से देखो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इससे जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा कोई भी इस पे अटैक कर सकता है और इसको रिमूव कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कॉजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक देखेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक कर सकता है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, हेलाइड आयन बीइंग वीक बेस एंड आर गुड लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस का तो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जब ये यहां से जाएगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बेटा हेलोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या होता है, हेलोजन जो होता है वो इतना ज्यादा वीक कर देता है इस बॉन्ड को कि यहां से ये निकलना चाहता है, और ये बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दस हेलो एल्केन अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल होती है। तो अगर आपको कोई पूछे हेलो एल्केन रिएक्टिविटी क्यों शो करता है, तो उसके पोलर नेचर की होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव आता है और पार्शियल पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होता है और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है, और यहाँ पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल वो ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। और रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में भी हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। हेलो एल्केन की रिएक्शन जो है, सबसे पहली रिएक्शन दिखाता है हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास है मेन रिएक्शन, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन हमारे पास आती है रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हम दो दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक हमारे पास आएगा SN2 मैकेनिज्म, और एक हमारे पास क्या आ रहा होगा, SN1 मैकेनिज्म। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि हेलोजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हेलोजन पे तो नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो भी हेलोजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है वो क्या करता है, वो कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पे अटैक करता है और हेलोजन जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे एक्स नेगेटिव बन जाता है और कार्बन के साथ में क्या लग जाता है बेटा, यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। तो आपका क्या हुआ, जैसे ही इसने अटैक किया कार्बन के साथ में कौन लग गया, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन यहाँ से निकल चुका है, क्या बन के, एक्स बन के, एक्स नेगेटिव बन के। तो यहाँ पे हेलाइड आयन बन जाता है। तो ये इसको क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के न्यूक्लियोफाइल आया और आपके पुराने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके चला गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनकी ये काफी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जानी मानी रिएक्शन होती है ये, क्योंकि हेलोजन क्या करते हैं, हेलोजन कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो इस पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और इसको रिमूव कर देता है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आओ उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। Therefore, they attack at that part of the substrate molecule which are electron deficient. तो ये उस पार्ट पे अटैक करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। The reaction in which nucleophile replace already existing nucleophile in a molecule are called nucleophilic substitution reaction. तो बेटा वो वाली रिएक्शन जहां पे पुराना न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करवाता है, तो उस रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो चलो छोड़ो, लेकिन हमारे पास अगर हेलो एल्कीन की बात करूं तो मेरे पास क्या क्या है बेटा, यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड है, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे क्या है, एल्काइल आयोडाइड है। तो जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये भी तो लीव करना चाहिए। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है बेटा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, और लास्ट में कौन होता है, फ्लोरीन। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये सबसे लेस रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस रिएक्शन के लिए कौन है बेटा, एल्काइल आयोडाइड। क्यों, क्योंकि इस पे जब वो अटैक करेगा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो कार्बन के साथ में आयोडीन है तो जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही इसको रिप्लेस करवा देगा, और हमारे पास इजीली कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपना बेसिक को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये हमारे पास 15 रिएक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी में दी है, और कुछ मैंने अपने आप से ऐड किए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वर्जन भी चेक करी जो कि आपका इस हेलो एल्केन से डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाने में काम आ रही थी। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे CH3X है और हमारे पास डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। एक खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो सारे न्यूक्लियोफाइल है ये हेलोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, AgOH। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे AgOH से क्या होगा, OH पे नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे सिल्वर हैलाइड निकल गया। दूसरा हमारे पास है बेटा एक्वस KOH। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हम अभी एल्कोहलिक KOH भी यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको कर रहा हूं, ये कौन सा होगा, एक्वस होगा, पानी वाला होगा। तो ये पानी वाला क्या करेगा, OH इस पे अटैक करेगा, इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH। मतलब मेरे पास एल्कोहल और एल्कोहल बन रहा है। सिमिलरली मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर को भी कैसे लेंगे, H+ और यहाँ पे OH नेगेटिव। सिमिलरली OH भी अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, HX निकलेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3OH एल्कोहल बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, HX बन गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, एल्कोक्साइड आयन। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ROH एल्कोहल होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन हटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RO नेगेटिव आ जाएगा, और उसी को स्टेबलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Na+ और OR नेगेटिव चार्ज। तो फिर से बेटा OR नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और हेलोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे O और R। तो ये क्या बन गया बेटा, मेरे पास ईथर बन गया ना। और सुनो बेटा, हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनोल एंड ईथर में एक कॉमन रिएक्शन नेम रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है बेटा, एक एल्कोक्साइड जो होता है वो हेलोएल्केन पे अटैक करता है, और यहाँ पे हेलोजन इसका रिमूव करता है, और हमारे पास क्या बन रहा होता है, ईथर बन रहा होता है। दूसरा हमारे पास है बेटा सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आयोडीन से कम जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे कि फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, तो आयोडीन इस पे अटैक करेगा और इनको रिमूव कर देगा। मेरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है। तो सुनना बेटा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम था
फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने कहाँ पे देखी थी बेटा? ये हमने देखी थी ये फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स में देखी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। तो आयोडीन ने इस पे अटैक किया और हेलोजन को रिमूव किया, क्या बना? CH3 आयोडीन, CH3 आयोडीन, और यहाँ पे NaCl बन चुका है। तो ये हम मेथड ऑफ रिप्रेशन में फिंकलस्टीन रिएक्शन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे NH2 होता है। तो बेटा जब ये इस पे अटैक करता है तो यहाँ पे HX निकल जाता है, HCl निकल जाता है, और कार्बन के साथ में क्या लग जाता है बेटा? NH2। तो ये क्या बन जाता है? ये प्राइमरी अमीन बन जाता है। और यही अगर प्राइमरी अमीन आपने दोबारा लिया तो यहाँ पे क्या है? RN, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब यहाँ पे लोन पेयर है, फिर से H और X निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH3 के साथ में CH3 जो है इस हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। दूसरी आपके पास ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से चेक करेंगे। देखो ये आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास होते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी 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 मैंने आपको बताया था एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो वाले न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती है लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह से अटैक करता है। तो बेटा अगर KCN की बात करेंगे तो KCN में क्या होता है बेटा? K प्लस और CN नेगेटिव की फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है बेटा इनके बीच में? इनके बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे K प्लस है और यहाँ पे CN नेगेटिव है, तो कार्बन इस पे अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CN। तो यहाँ पे साइनाइड या फिर इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर मैं सिल्वर साइनाइड की बात करूं, AgCN की बात करूं, तो यहाँ पे है इनका कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था तो ये ज्यादा रिएक्टिव था तो कार्बन से अटैक किया, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी है। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बेटा? यहाँ पे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये है कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आएगी? अब देखो नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाली साइट ने अटैक किया और यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अटैक किया तो नाइट्रोजन ही ऐड होगा कार्बन के साथ में, और यहाँ पे कार्बन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं दो बड़े और इंपॉर्टेंट, इनको भी क्या बोला था हमने? इसको भी बोला था एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो जब बेटा KNO2 होगा तो बनाएगा आयोनिक बॉन्ड, और जब AgNO2 होगा तो फिर से बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा KNO2 में क्या होगा? KNO2 में होगा K प्लस और यहाँ पे O, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे O नेगेटिव है तो फिर से यही अटैक करेगा और क्या बनाएगा? ONO बनाएगा। मेरी बात समझ में आएगी? अब सुनना, KNO2 को आप ऐसे लेंगे K प्लस और यहाँ पे ONO, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे ONO। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो ये क्या बन गया? ONO। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं बेटा। इसको समझ में आएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या था? आयोनिक बॉन्ड। अब फिर से बेटा जब AgCN होगा तो इनके बीच में क्या बनेगा? इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और अब कौन अटैक करेगा? नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैक होगा। मेरी बात समझ आएगी? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्राइल। जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो बोलते हैं नाइट्राइल, और जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो मैंने आपको बताया था लिथियम हो, एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो, या फिर बेटा NaBH4 हो, ये दोनों क्या देते हैं हमारे पास? H नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये क्या करेगा? ये देगा H नेगेटिव, इस पे अटैक करेगा और रिमूव कर देगा। तो CH3 पहले से था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। अगली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कन्वर्जन आपके पास है, एनसीईआरटी में दी हुई है। आपको क्या बोला उन्होंने? हेलो एल्केन से बेटा एक एल्काइन आपको बनाना था, तो एल्काइन बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक एल्काइन जो है, एल्काइन, ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H। अब ये जो आपके पास होता है ये वाला, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर आपने कोई भी जैसे सोडियम मेटल डाला तो यहाँ से ये रिलीज होगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो अब ये फिर से इस पे क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है और इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे इस कार्बन से कौन अटैच हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने अटैक किया है। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा ना इसके आगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से चेक करेंगे कि इस पे अटैक हुआ और इसको रिमूव किया, तो यहाँ पे बेटा इस नेगेटिव वाले कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो मेरे पास यही तो बन गया ना, एल्काइन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो है ग्रिग्नार्ड्स एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, अगर कभी हेलो एल्केन आपको दे रखा है और आपको प्रोडक्ट में एक या दो
जितने भी आपको है, लेकिन ज्यादा कार्बन दे रखे हैं, तो पक्का आपको याद करना है कि या तो ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक हुआ होगा या फिर आपके पास साइनाइड का अटैक हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेटा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कितना था, एक कार्बन था, और अब यहाँ पे दो कार्बन हो गए। लेकिन अगर फिर से आपको देखो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन का भी अटैक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आर नेगेटिव MgX आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन इस पे अटैक करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 के साथ में कार्बन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 के साथ में कार्बन चेन लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है हंस-लीकर रिएक्शन। तो हंस-लीकर रिएक्शन भी याद रखेंगे। नहीं, ये नहीं होती हंस-लीकर, मैं बताऊंगा आपको क्या होती है हंस-लीकर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन है, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है O नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक और इसको रिमूव कर देगा, समझ आएगी। तो यहाँ पे मान लो Na प्लस था, तो NaX निकल जाएगा, तो यहाँ पे NaX निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर है, तो यहाँ पे सिल्वर के साथ में हेलोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव के साथ में क्या लग जाएगा, CH3। तो ये बन गया आपके पास। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास एस्टर। ये सारे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली है, जहां पे हमारे पास क्या था, एक हमारे पास सबस्ट्रेट था या एल्काइल हैलाइड था, और दूसरे हमारे पास बहुत सारे तरह के न्यूक्लियोफाइल थे। अब ये वाला जो काम हुआ, ये इतना इजी नहीं होता है इसको करना। ये आपका जो है वो दो मैकेनिज्म से होता हुआ जाता है। सबसे पहला आपके पास आता है SN1 मैकेनिज्म, और दूसरी आपके पास आती है SN2 मैकेनिज्म। और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो एक तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। ये क्यों देखना है आपको अच्छे से, देखो यहाँ से आपका सब कुछ बन रहा है। यहाँ से आपका एल्कोहल भी बना, यहाँ से आपका ईथर भी बना, एल्काइल आयोडाइड भी बना, डिफरेंट तरह के अमीन्स भी बने, डिफरेंट तरह के साइनाइड या आइसोसाइनाइड भी बना, नाइट्रो भी बना, नाइट्राइल भी बना, हाइड्रोकार्बन भी बना, अच्छा एल्काइन भी बन गया, हाइड्रोकार्बन भी बना, आपके सारी तरह की चीजें यहाँ से बन चुकी है। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंटरमीडिएट का काम करता है, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। बच्चों, मैकेनिज्म को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जो CBSE में क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल नंबर 6.5 कर लेते हैं। और मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था, जहाँ पे मैंने आपको अभी बताया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। और ये क्वेश्चन किसके बारे में आया था, एक तो KCN के बारे में आया था, और बेटा AgCN के बारे में आया था। तो चलो चेक करते हैं क्या आया था क्वेश्चन। ये बोला है कि हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एंड मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड। ये क्या बोल रहा है कि जब आपका एल्काइल हैलाइड KCN के साथ में अटैक करता है, तो आपके पास क्या होता है, CN अटैक करता है, और यहाँ पे तो आपका साइनाइड एक मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर एल्को हेलो एल्केन है और यहाँ पे क्या है, AgCN है, तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे R और यहाँ पे NC बनता है, तो आपके पास आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है। और बोल रहा है एक्सप्लेन ऐसा क्यों होता है। तो सुनना बेटा, आपके NCERT में क्या लिखा है और आपको क्या लिखना है बेटा पेपर में, वो चेक करना। तो ये बोल रहा है KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन। तो ये क्या बोल रहा है, जो KCN है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे है K और यहाँ पे CN, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पे क्या जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, तो जब आप इसको पानी में डालते हैं तो आपके पास क्या बनता है, CN नेगेटिव आयन होता है इन ए सॉल्यूशन। मेरी बात समझ आएगी। ऑल्दो कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर इन पोजिशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन हमें ये भी पता है कि कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन ही डोनेट करता है। समझ में आएगी बात। The attack takes place mainly through carbon and not from nitrogen atom, since the carbon-carbon bond is not more stable than carbon-nitrogen bond। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे कार्बन ही जल्दी से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि बाद में बनने वाला कार्बन-कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन से नाइट्रोजन का बॉन्ड। मेरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन हाउएवर AgCN इज मेनली कोवलेंट इन नेचर। तो अगर मैं AgCN की बात करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या Ag है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखते हैं, सिंस सुनना, AgCN इज मेनली कोवलेंट इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड द मेन प्रोडक्ट। तो बेटा जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, एल्काइल हैलाइड के साथ में होती है। तो एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे क्या है, AgCN। अब कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन अटैक करेगा इस पे और हेलोजन को रिमूव करेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा R और यहाँ पे NC एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी CBSE 24 में भी आ रखा है। और आप इसको पेपर में अगर बोर्ड्स में आता है या फिर आपके प्री बोर्ड में आता है, तो उसको एज इट इज आप यहाँ पे छाप देंगे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करता था, तो वो दो तरीके से होती है। सबसे पहली जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SN1 मैकेनिज्म, और दूसरी मैकेनिज्म होती है SN2 मैकेनिज्म।
इसको कैसे इसका नाम पड़ा, क्यों इसका ये नाम है, अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन इसकी एक मुझे इंटरनेट पे फोटो मिली थी, तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले SN1 में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे आपके पास ये येलो कैट है, येलो कैट क्या होगा आपके पास, ये आपके पास होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये आपके पास जो ब्लैक वाली कैट है, ये है ओल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है उधर से लीव करेगा, तो ये अपने लीव कर रही है, और ये वाला जो है वो जो येलो कैट है वो आके यहाँ पे बैठ जाएगी। तो पहले क्या होगा, ये जो ब्लैक वाली कैट है अपने पॉड को छोड़ेगी, और उसके बाद येलो कैट आके यहाँ पे बैठ जाएगी। बस यही होता है आपके पास SN1 मैकेनिज्म में भी। जो आपके पास पुराना न्यूक्लियोफाइल पहले होता है वो लीव करता है, और उसके बाद वहां पे कौन आता है, न्यू न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आपके पास आ रहा है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो येलो वाली कैट है, येलो वाली कैट ब्लैक वाली कैट को धक्का देगी और उसके पॉट में जाके बैठ जाएगी। बस सिमिलरली जो आपके पास नया न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास क्या करेगा, पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। तो ये वाली चीज जो है हमको एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसको हम पीछे को रीड करते हैं। सबसे पहले 2 लेंगे, फिर N लेंगे और फिर S लेंगे। तो सबसे पहले आता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, आओ चलो चेक करते हैं। देखो इस रिएक्शन के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको रीड करके हम रिएक्शन भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेप में खत्म हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो जैसे ये जो है ये बाहुबली मूवी का सीन है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब कटप्पा ने उसको बाहुबली को बैक साइड से अटैक किया था, तो बस वही आपके पास क्या है, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे भी क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है एल्काइल हैलाइड के पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ पे बस वही वाला सीन क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, मतलब इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई भी कार्बोनाइन नहीं बनेगा, और कोई भी कार्बिन यहाँ पे नहीं बनने वाला है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि रेट जो है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। देखो क्योंकि रेट जो है दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, जो एल्काइल हैलाइड जिस पे अटैक हो रहा है और जो अटैक कर रहा है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला हमने, बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर मतलब दोनों मॉलिक्यूल पे ये चीजें डिपेंड करती है। इसकी जो रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट जो होती है वो दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। फिफ्थ बात आपके पास क्या आती है कि फेवर्ड बाय द पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो इस रिएक्शन को कौन फेवर करता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का क्या मतलब है, वहां पे चार्ज होगा, मतलब पोलैरिटी होगी, डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन ए प्रोटिक होगा। ए प्रोटिक का क्या मतलब है, हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे पोलर प्रोटिक क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे पोलर भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन पोलर ए प्रोटिक कैसे होते हैं, जैसे DMSO होता है, DMF होता है और एसीटोन होता है। आप अगर आपको ये नहीं आता तो एसीटोन तो याद रखो, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एसीटोन होता है, और ये क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो उल्टा हो जाता है। कैसे होता है, आओ चलिए चेक करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3Cl है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो Cl रिमूव हो गया। तो यहाँ से जब Cl गया तो Cl नेगेटिव बन के निकला और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन को हम SN2 मैकेनिज्म से करेंगे तो कैसे करेंगे, आओ चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले जब इनका इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये सेम साइड से तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन पे भी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये सेम साइड से तो अटैक नहीं कर रहे होंगे। तो ये कहाँ से अटैक करेगा बेटा, बैक साइड में। तो मैंने आपको सबसे पहली बात प्रूव कर दी कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस होती है। और बेटा दूसरी बात भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो MOT में क्या होता है, MOT में होता है, यहाँ पे जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्लोरीन की, लेकिन इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो यहाँ पे एम्प्टी होता है। और वो कहाँ पे होता है, वो ठीक इसके पीछे होता है। तो इसके पीछे का अटैक करने का ये भी एक रीजन होता है कि जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बैक साइड में होता है। तो सुनना बात को ध्यान से, ये बैक साइड में अटैक करेगा, और उससे क्या होगा बेटा, जो यहाँ पे बॉन्ड होगा उनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हर एक बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ये वाले बॉन्ड जो है वो प्लेनर बन जाएंगे, मतलब एक प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या
क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा और क्लोरीन भी होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इसका नया बॉन्ड बन रहा है और इसका जो पुराना बॉन्ड था वो टूट रहा है, तो ये एक वीक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होगा। तो जैसे ही ये अप्रोच करेगा, ये तीनों बॉन्ड जो है वो प्लेन में चले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन के साथ में ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा। तो वो वाली स्टेट जहां पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप जी, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो होता है काफी ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट होती है और काफी ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी ज्यादा एनर्जेटिक ये स्टेट होती है और यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा होती है, मतलब ये जो है काफी अनस्टेबल चीज आपके पास बन रही होती है। तो जितने जैसे ही बनता है वैसे ये टूट भी जाता है, मतलब यहाँ से अब क्लोरीन जो है एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल बचेगा और यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या कर जाएंगे, ये थोड़े से उस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे जो कि रिपल्शन कम से कम लगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस साइड आया। तो अगर आपने एक बात चेक की हो, जहां पे आपका पुराना न्यूक्लियोफाइल था, आपका नया न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। तो आओ इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, तो मैंने आपको बता दिया एक स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। दूसरी स्टेप में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया। तीसरी क्या बोल रहा था, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। नो इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बनेगी कि जैसे कोई कोई कार्बोकेटाइन बन जाए, कार्बेनाइन बन जाए या फिर कार्बीन बन जाए। नेक्स्ट, रेट जो है, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। रेट ये भी दिखेगा कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जल्दी से निकल रहा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट, फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो भी सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, पोलर एप्रोटिक होगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन्वर्जन इन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, तो जहां पे आपका पहला न्यूक्लियोफाइल था, अब आपका नया न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। SN2 मैकेनिज्म को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। देखो एनर्जी डायग्राम में क्या होते हैं, वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्शन होती है, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर ट्रांजिशन स्टेट की, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है। तो स्टार्टिंग में बेटा क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में आपके पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और फिर वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और फिर जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, प्रोडक्ट की एनर्जी काफी कम है, तो मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल चीज आपके पास बन चुकी है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट से होता हुआ ट्रांजिशन स्टेट और फिर जाके आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपके पास होता है SN2 मैकेनिज्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे बैक अटैक ही क्यों हुआ। तो यहाँ पे उसका हम आंसर देंगे कि रीजन फॉर बैक अटैक, कि वहां पे पीछे से अटैक क्यों हुआ। सबसे पहला तो आपके पास जो रीजन आता है, नो रिपल्शन बाय लिविंग ग्रुप। देखो आगे आपके पास क्या होता है, आगे आपके पास होता है पुराना न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये सेम साइड से आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सामने से आने का ये भी एक रीजन होता है कि सामने से क्या होती है, रिपल्शन होती है, इसीलिए वो बैक अटैक करता है। क्यों, क्योंकि पीछे से आने में आगे वाले का कोई भी रोल नहीं रहता है, तो ये पीछे से अटैक करता है। क्यों, क्योंकि पीछे से कोई भी रिपल्शन नहीं उसको मिल रही होती है। दूसरी आपके पास जो जो रीजन है बेटा, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो आपके पास कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन की लैंडिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है और पीछे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पीछे से अटैक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ लैंड करता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये आपके पास दो रीजन होते हैं कि वो बैक अटैक क्यों करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन हमको लगता है कि सामने वाले में क्या होता है, सामने वाले से रिपल्शन होती है, इसीलिए वो वहां पे बैक अटैक कर रहा होता है। अब देखो दूसरी बात मैंने आपको बताया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, एक तो एल्काइल हैलाइड पे और दूसरी किस पे डिपेंड करती है बेटा, न्यूक्लियोफाइल पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपका एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में क्या देखेंगे हम देखेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, सुनना, मोर इजीली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिविंग ग्रुप, फास्टर विल बी द रिएक्शन। देखो जितना इजीली वो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक पहुंच सकता है, उतनी ही फास्ट आपके पास रिएक्शन होगी। मतलब पीछे तक पहुंचने का क्या मतलब है, आपके पास हिंड्रेंस हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल उसके पीछे पहुंचेगा और उतनी ही जल्दी फास्ट क्या होगी, SN2 रिएक्शन आपके पास
हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है मिथाइल हैलाइड, यहाँ पे है प्राइमरी हैलाइड, यहाँ पे है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे X है। तो CH3 का क्या मतलब है, कार्बन के पास में 1 2 और 3 तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे X। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 और यहाँ पे X, तो इसको प्राइमरी बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन में एक CH3 दूसरा CH3 और एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन है। तो हेलोजन के साथ वाला कार्बन अगले दो कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोला, सेकेंडरी बोलते हैं। और तीसरा आपके पास क्या है बेटा, कार्बन के साथ में 1 2 और 3, तो तीन तीन आपके पास एल्काइल ग्रुप लगे हैं हेलोजन वाले कार्बन के साथ में, तो उसको आपने क्या बोल दिया, टर्शरी। अब आप खुद देखो सुनना, ये तो बच्चा बच्चा भी पहचान सकता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे इजी होगा। देखो हाइड्रोजन जो है वो बल्कि ग्रुप नहीं है, इसीलिए जो है वो एंटी ऑर्बिटल तक इजीली पहुंच सकता है और ये वाली रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आ गया, लेकिन यहाँ से तो पहुंच सकता है ना, यहाँ पे तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास बल्कि ग्रुप है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ इस साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो दो दो बल्कि ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो दो बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे जैसे ही आने लगेगा उसको यहाँ से और यहाँ से रिपल्शन मिलेगी। तो उसके बाद हमारे पास मुश्किल इसकी होगी और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे पास किसमें होगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का कोई चांस ही नहीं बनता इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पहुंच जाए। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन हमारे पास होगी मिथाइल हैलाइड की। तो सबसे फास्टेस्ट किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की। उसके बाद कौन दिखाएगा बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिखाएगा। और उसके बाद कौन दिखाएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और लास्ट में हमारे पास रिएक्शन कौन दिखाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाली आपकी SN1 मैकेनिज्म कभी नहीं दिखाता। क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल इसके कभी भी पीछे अप्रोच नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमने देख लिया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। अब हमको दूसरी चीज किसके बारे में देखनी है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो हमने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि रेट जो है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा और बेटा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। एल्काइल हैलाइड पे सबसे पहले हमने क्या किया, हेलोजन सेम रखा लेकिन कार्बन चेंज किया। कार्बन कौन कौन सा लिया, एक बारी मैंने लिया मिथाइल, एक बारी हेलोजन के साथ में मैंने कौन सा लिया, एक बारी हेलोजन के साथ में मैंने लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर मैंने लिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और लास्ट में मैंने क्या लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सेम रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने CH3 लिया और यहाँ पे क्या लिया, मैंने पहले फ्लोरीन लिया, अब मैंने CH3 लिया और मैंने क्लोरीन लिया, अब मैंने CH3 लिया और यहाँ पे ब्रोमीन लिया और लास्ट में क्या किया, CH3 लिया और आयोडीन लिया। तो मैं क्या करूंगा, एक बारी हेलोजन सेम रखूंगा और एक बारी कार्बन सेम करके हेलोजन को चेंज करूंगा। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर कार्बन चेंज होगा तो कैसे होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे कैसी चीजें डिपेंड करती है। तो बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है, इसमें आपके काफी क्वेश्चन आए, शायद एक क्वेश्चन 2024 में भी आया था, मैं अभी आगे आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास है बेटा एल्काइल फ्लोराइड है, उसके बाद है एल्काइल क्लोराइड, उसके बाद है एल्काइल ब्रोमाइड और यहाँ पे है एल्काइल आयोडाइड। देखो कार्बन का आपको पता है यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में अनपेयर होता है और फ्लोरीन में भी कहाँ होते हैं बेटा, 2p में। यहाँ पे कहाँ होंगे 3p में, यहाँ पे कहाँ होंगे बेटा 4p में और यहाँ पे होंगे 5p में। तो यहाँ पे है 2p, यहाँ पे है 2p और यहाँ पे भी है 2p। तो यहाँ पे बेटा 2p से 2p ओवरलैपिंग हुई है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2p से 3p की ओवरलैपिंग हुई है तो थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2p से 4p की ओवरलैपिंग हुई है और भी वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे तो बेटा आयोडीन के साथ में क्या हो रहा है, कार्बन की जब ओवरलैपिंग हुई है तो 2p और 5p ओवरलैपिंग हुई है, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है वो आपका सबसे वीकेस्ट है। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा बॉन्ड है तो ये इजीली ब्रेक कर जाएगा, तो बेटा सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन भी यही दिखाएगा और उसके बाद ये दिखाएगा और उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में कौन दिखाएगा, एल्काइल फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जो है वो निकल नहीं रहा होगा। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कैसे होगी, तो सुनना बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, एल्काइल आयोडाइड, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड और लास्ट में एल्काइल फ्लोराइड। कुछ एक ऐसे एल्काइल हैलाइड भी होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से नहीं शो करते हैं। उसमें से सबसे ऊपर आता है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। देखो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन हेलोजन, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल। तो ये आपके पास क्या है बेटा, 3 डिग्री है। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने लगता है तो वो उसके पीछे वाले कार्बन पे नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अटैक करना मुश्किल है, तो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म ये नहीं दिखाता है।
दूसरा आपके पास क्या आता है बेटा, न्यू पेंटाइल हैलाइड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हेलोजन के साथ वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन तो यहाँ पे है, तो ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये आपके पास दिखा देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो एक ही ग्रुप है वो इतना ज्यादा बल्कि है कि वो जो है वो उसको नहीं आने दे रहा है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। लेकिन कैसे, SN2 मैकेनिज्म से। दूसरा कोई होता होगा, अभी देखेंगे जरा, ठीक है। तो लेकिन SN2 से तो वो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक बल्कि ग्रुप है वो टर्शरी ग्रुप है बेटा, समझ में आ गई, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो कभी भी SN2 से अटैक नहीं करने देगा। तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक विनाइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, इन दोनों का जो है वो सेम रीजन है। वो क्या है, वो है रेजोनेंस। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, देखो हेलोजन के साथ वाला कार्बन न्यूक्लियोफाइल तो हमेशा इसी पे अटैक करता है ना, और फिर जाके इसको रिमूव करता है। तो ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन, इस कार्बन पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है सिर्फ हेलोजन है, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है बेटा, डबल सिंगल, और यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं, तो यहाँ पे चल रही है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा इसका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पे एक वीक बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस पे अटैक करता है ये बॉन्ड नहीं टूटता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। मैंने आपको बताया था sp2 कार्बन के साथ में हेलोजन लगा होता है उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। सिमिलरली आपके पास एराइल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे भी जब वो रेजोनेंस करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी जब वो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो इसीलिए इस पे भी SN2 अटैक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास जो होता है हाईली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है 1 2 3, और यहाँ पे हेलोजन होता है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा हिंड्रेंस होती है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे नहीं अप्रोच कर पाता। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पीछे नहीं अप्रोच कर पाएगा और यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। तो ये भी आपके पास जो होता है हिंड्रेंस की वजह से वो कभी भी SN2 मैकेनिज्म नहीं दिखा सकता। SN2 को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। तो बेटा जैसे हमने SN2 को भी पीछे को पढ़ा था वैसे हमने इसको भी पीछे को रीड करना है। तो यहाँ पे आता है 1N और यहाँ पे S, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम कुछ एक पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं और फिर अब हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो SN1 में क्या था, SN2 में क्या था, सिंगल स्टेप थी, और SN1 में क्या है बेटा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एंड स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 स्टेप की रिएक्शन है और जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वो आपके पास क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अगली बात ये क्या बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो सबसे पहली बात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया कार्बोकेटाइन बनेगा और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो भी होगा, और कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। देखो हमने पहले क्या बोला था, SN2 में बोला था कि कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा। देखो आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में। इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्काइल हैलाइड है। और पहले स्टेप में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास होने वाला है। तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए आपके पास क्या हो रहा है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी भी 1 होगी और ऑर्डर भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। दूसरी क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर का क्या मतलब होता है, चार्ज डायपोल होगा, और प्रोटिक का क्या मतलब होगा, हाइड्रोजन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी बात यह क्या बोल रहा है, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट आर फॉर्म। अब देखो हमने SN1 में क्या किया था, हमारे पास जहाँ पे एल्काइल हैलाइड था उसके दूसरी जगह पे हमारे पास क्या आया था, न्यूक्लियोफाइल आया था, और हमने क्या बोला था, यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा। जहाँ पे हेलोजन था वो वाला भी मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वो वाला ही है, लेकिन आपको उल्टा प्रोडक्ट भी मिलेगा, जहाँ पे हेलोजन था उससे उल्टी पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल लगा है। तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि रिटेंशन। सुनना, रिटेंशन
रिटेंशन वाला भी मिला है और इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट भी आपको मिला है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अभी हम चेक करेंगे। तो बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट आर फॉर्म। और बेटा रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो अभी मैंने आपको रीड करके बता दिया, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और वापस इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने चीजों को स्टडी किया था। अब SN1 मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिया मैंने जो कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, OH नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन को रिमूव करेगा। लेकिन ध्यान से चेक करो, यहाँ पे टर्शरी है तो बैक साइड से तो यहाँ से नहीं हो सकता। तो भाई किस वे में आपने Cl को यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे OH को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये चीज बेटा SN2 के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, SN1 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं SN1 में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मैकेनिज्म में जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये क्या बोलता है, इट इज ए स्लो स्टेप बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ पोलर बॉन्ड इज नॉट इजी। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये काफी स्लो स्टेप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन है, ये तो आपको ऐसे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होती है, क्लोरीन की तरफ होती है। अब हमें ये भी पता है कि ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन के 1 2 3 तीन बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3, और एक आपके पास क्या बन जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये वाला हेलोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया है। तो देखो अगर मैं आपको इधर भी बताऊं, सुनना बात को ध्यान से, देखो कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 4, पहले ये था। अब यहाँ पे क्या था, एक बॉन्ड किसने बनाया था, CH3 ने, दूसरा किसने बनाया था, CD3 ने, और तीसरा किसने बनाया था, CT3 ने, और एक किसने बनाया था, क्लोरीन ने। अब क्लोरीन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया। अब आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 1 ये बॉन्ड बना है, ये भी बना है और ये भी बना है। तो ये तीनों बॉन्ड तो बने हुए हैं, लेकिन क्या आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी वजह से कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से कार्बोकेटाइन होगा। तो मैंने उसी को बताया यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल। मेरी बात समझ में आ गई। तो जब एक हेलोजन लीव करता है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह लीव करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बनता है कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन बनता है तो दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, देखो क्योंकि ये प्लेनर है, अब न्यूक्लियोफाइल तो बेटा ऊपर से भी अटैक कर सकता है, जहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल था, और बेटा नीचे से भी तो अटैक कर सकता है। तो ऊपर से अटैक करने की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50% है, और नीचे से भी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 50% है। तो मान लो एक बारी उसने कुछ एक मॉलिक्यूल ने, हाफ मॉलिक्यूल ने ऊपर से अटैक किया, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बना, और हाफ मॉलिक्यूल ने नीचे से अटैक किया तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बना। तो बेटा जब वो ऊपर से अटैक करेगा तो 1 2 3 ये वाले बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, और जब बेटा उसने नीचे से अटैक किया तो 1 2 और 3 ये वाले बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, अगर वो वही साइड है जहां पे पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर था और नए वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे वाली साइड से आया, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो प्लेनर है वो दोनों चीजें पॉसिबल करेगा ना, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 50% आपके पास बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल था वहीं पे नया न्यूक्लियोफाइल आया। और 50% आपके पास क्या बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल था उसकी एंटी पोजीशन में जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया है। तो 50-50% आपके पास जब दोनों बनता है, रिटेंशन भी और ये इन्वर्जन भी, तो इन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इन दोनों के रिलेशन को बोलते हैं बेटा एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। अब ये एनेंशियोमर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, जहां पे मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। लेकिन अभी के लिए आप चेक कर लो कि जो दो आपके पास आइसोमर्स बने हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एनेंशियोमर। और जब बेटा आपके पास 50-50% दोनों एनेंशियोमर बनते हैं, तो उन दोनों के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, रश्मिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा यहाँ पे सुनना क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बोला 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। और इसने और क्या बोला कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा ये बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, जो कि रेट इसी पे तो डिपेंड करता है। रेट किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। क्यों, क्योंकि यही तो है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे जिसका भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन को फास्टेस्ट दिखा रहा होगा।
दूसरा ये क्या बोल रहा है कि रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड पे क्यों करता है, क्योंकि यहीं पे हेलोजन लीव करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। दूसरा ये क्या बोलता था, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट आप लेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल भी ले सकते हैं, आप अमीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, रिटेंशन एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो यहाँ पे 50% रिटेंशन बन रहा है और 50% इन्वर्शन बन रहा है, इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला, रैसमिक मिक्सचर। लास्ट ये क्या बोल रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। क्योंकि हमारे पास दो स्टेप में से एक स्टेप हमारे पास क्या है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये वाले स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो वाली SN1 मैकेनिज्म सबसे फास्टेस्ट होगी जिसका जो रेट है, वो जिसका कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल बना हुआ। तो आपको SN1 को चेक करने के लिए सिर्फ एक चीज चेक करना है, उसका कार्बोकेटाइन। जिसका भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो फास्टेस्ट दिखाएगा क्या, SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टॉपिक रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेट जो होता है, रेट रेट SN1 में सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे तो नहीं डिपेंड करता। तो क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंड करता है, इसीलिए तो हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा एल्काइल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का आपको क्या करना है बेटा, अगर SN1 कराना है तो आपको क्या करना है, हेलोजन को रिमूव करना है और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन। तो आपको बस ये चेक करना है, अगर SN1 रिएक्शन कोई दिखा रहा है तो उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है और यहाँ पे मिथाइल हैलाइड है। तो यहाँ पे अगर मैं टर्शियरी की बात करूँ, टर्शियरी की बात, तो यहाँ पे मैं आपको नया पेज बताता हूँ। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R है, ठीक है, और यहाँ पे R है, यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे Cl है। दूसरा आपके पास है CH2 और यहाँ पे Cl है और नेक्स्ट आपके पास है CH3 और यहाँ पे Cl। अब देखो जब इसका क्लोरीन लीव करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये रिमूव हो रहा होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन, जब ये हेलोजन लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेगा, RCH2 और यहाँ पे RCH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो कार्बोकेटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और कौन उसको स्टेबलाइज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये यहाँ पे तीन तीन जगह से डोनेशन हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद बेटा ये सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको दो दो जगह से डोनेशन हो रही है। उसके बाद ये प्राइमरी वाला स्टेबल है, और लास्ट में कौन सा स्टेबल है, एल्काइल हैलाइड। तो सबसे फास्टेस्ट SN2 मैकेनिज्म कौन दिखाता है, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और कार्बोकेटाइन यहाँ पे किसका स्टेबल है, टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का और फिर मिथाइल हैलाइड का। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर लगाया है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और उसके बाद है मिथाइल अल्काइल हैलाइड। तो आपके पास सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, टर्शरी वाला। समझ में आ गई बात। और ये प्राइमरी और मिथाइल ये कभी भी आपके SN1 के अकॉर्डिंग तो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो ये किसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके पास कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल भी है जो कि SN1 से रिएक्शन कभी भी जिंदगी में नहीं दिखाएंगे। सबसे पहली बात वही, जो आपके पास ये दो, ये और ये तीनों ही SN1 से भी नहीं दिखा रहे थे और SN2 से भी नहीं दिखा रहे थे। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बेटा SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग नहीं दिखाते हैं। कौन नहीं दिखाते, सबसे पहले विनाइल हैलाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर है जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा, तो ये कभी भी इसको लीव करके कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेलोजन जो है वो लीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना है, यहाँ पे तो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो हेलोजन को लीव करना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी यहाँ पे होता है ब्रेडिस रूल। ब्रेडिस रूल क्या बोलता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हेलोजन लीव करेगा और मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे चेक करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हेलोजन लीव करेगा और मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज बन जाएगी जो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मेरे पास ऐसे बना रही होगी, तो आप अगर ध्यान से चेक करो, मैंने क्या बोला था, जो कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, वो आपके पास प्लेनर होता है ना, यहाँ पे एच एच एच, और यहाँ पे क्या होता है, लोन पे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये प्लेनर बन ही नहीं पा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, ये जो है वो प्लेनर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
हिंड्रेंस हो रही है काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दो तीन ये नीचे को है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो कैसा होता है, प्लेनर, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है और ये बोलता है मैं कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं दिखाऊंगा। और SN2 का रीजन कुछ और था, ना दिखाने का रीजन कुछ और था। वो क्या था कि वो बैक अटैक यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था SN1 रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 मैकेनिज्म या फिर ग्राफ ऑफ SN1 मैकेनिज्म। देखो SN1 मैकेनिज्म जो है हमारे पास टू स्टेप प्रोसेस थी। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड है हेलोजन रिमूव करके हमारे पास क्या बन रहा होता है, हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनने में हमारे पास क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कव जो है पहले इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट 1 बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इंटरमीडिएट, जो कि क्या होगा, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो तो कम है, लेकिन एनर्जी ऑफ जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो ट्रांजिशन स्टेट से ऊपर चली जाए। उसके बाद होगा थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कार्बोकेटाइन पे रुकेगा, और उसके बाद वो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, और उसके बाद वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस पर अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो था वो डायग्राम था किसका, SN1 मैकेनिज्म का। और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी ट्रांजिशन स्टेट 2 थी, क्योंकि वो सबसे पहले तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, उस पर थोड़ी देर रुक के सब उसके बाद आगे क्या बनाता है बेटा, आगे बनाता है प्रोडक्ट। तो ये था आपके पास डायग्राम SN1 मैकेनिज्म का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूशन इन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलाइलिक हैलाइड है और यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड है, और यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो वो कैसे होगी, क्या वो SN1 से होगी, क्या वो SN2 से होगी। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे ये हमेशा किससे होगी, SN1 मैकेनिज्म से होगी। क्यों, क्योंकि SN1 किससे जाती है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन से। तो आओ चलो चेक करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, both allylic and benzylic halide show SN1 reaction because the carbocation formed after the loss of हेलोजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपके पास, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है। देखो अगर हेलोजन के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन से जुड़ा है, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे ये है, तो इसको बोलते हैं बेटा, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और अगर बेटा सुनना, हेलोजन के साथ वाला कार्बन अगर बेंजीन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे क्या है, हेलोजन के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन से जुड़ा है और यहाँ पे हेलोजन के साथ वाला कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा है। तो अगर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है तो किससे दिखाएगा, SN1 से दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हेलोजन का लीविंग ग्रुप होता है, हेलोजन लीव कर जाता है यहाँ से, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनता है। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल्काइल एलाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, FeCl3। FeCl3 क्या करता है, इस Cl को लिविंग ग्रुप की तरह रिप्लेस करा देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, Cl जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फ्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और यहाँ से Cl जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से Cl गया है और कौन ले गया उसको, FeCl3, ठीक है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ हेलाइड यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करो तो कार्बोकेटाइन के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जब ये यहाँ को शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस चल रही होगी। क्यों, क्योंकि आफ्टर द लॉस ऑफ हेलोजन हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा और डबल बॉन्ड की वजह से वहां क्या होगी, रेजोनेंस होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, या तो इस पे या फिर इस पे आपके पास अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करके आपके पास क्या दिखाएगा, SN1 के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी आपके पास है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या होगा, सेम केस होगा। सबसे पहले क्या होता है, रिमूवल ऑफ हैलाइड होता। तो आपको इसको कौन रिमूव करता है बेटा, इसको रिमूव करता है FeCl3 या फिर AlCl3। अब इनके पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। Cl क्या करता है, Cl इनमें डोनेशन करता है और Cl को रिमूवल मिल जाता है यहाँ से। तो ये Cl रिमूव कर जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। तो ये पूरी रिंग में रेजोनेट करने के बाद देखो सुनना, सबसे पहले क्या होगा,
जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब दोबारा से क्या आएगा, डबल सिंगल और पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी, तो ये यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, डबल सिंगल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये दोबारा से यहाँ पे डोनेट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोबारा से यहाँ पे आएगा तो फिर से इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है काफी ज्यादा स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस। अब उसके बाद क्या होगा, OH जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो SN2 SN1 मैकेनिज्म है उसके थ्रू आपके पास ये दोनों रिएक्शन जा रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन रहा कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में ध्यान रखना है कि वो किससे जाता है बेटा, SN1 मैकेनिज्म से जाता है। SN1 और SN2 मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन मैं आपको रीड करके बताता रहूंगा। सबसे पहला ये क्या बोल रहा है, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तभी तो उसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोला, क्योंकि जो आपका रेट है, रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। लेकिन यहाँ पे केस मैं बताऊं, SN2 रिएक्शन में, SN2 में क्या करता है, जो रेट है, रेट वो किस पे डिपेंड करता है, वो हेलोएल्केन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी ये क्या बात बोल रहा है, इट इन्वॉल्व टू स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके क्या बनाएगा, एल्का न्यूक्लियोफाइल वाला सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट फॉलो सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो एल्केन होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा और डायरेक्ट आपके पास क्या बना रहा होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का या फिर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपका बना रहा होगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हेलो एल्केन से क्या बनता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहाँ पे जस्ट एक क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, ये वाली स्टेट को बोल रहा हूँ मैं। अगला फोर्थ पॉइंट जो है उसको रहने देंगे, मैं आपको फिफ्थ और सिक्स पॉइंट बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो SN1 में कौन सा ऑर्डर होता है, जो SN1 में रेट जो होता है वो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होता है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का, उसके बाद सेकेंडरी का और उसके बाद प्राइमरी का। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी आती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या होता है बेटा, रीजन यहाँ पे सिर्फ एक होता है, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूं, SN1 में क्या होता है, SN1 में रीजन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो होता है बेटा बैक अटैक। ठीक है बेटा, बैक अटैक। तो बैक अटैक किस में करना पॉसिबल है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर बेटा टर्शियरी में। तो SN1 में मैंने आपको जो पहले पॉइंट में बताया था बस वो यहाँ पे लिख दिया है। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर क्या है, 1 है। तो 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, तो बस वही चीज आपको लिख रखी है। अब SN2 में क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो हेलो एल्केन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों को ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।